नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सीटेट 2022 को टारगेट करते हुए डेमो क्लास का आज तीसरा दिन है, जिसमें हम आप लोगों को मातृभाषा के बारे में और भाषा शिक्षक के क्या क्या कार्य होते हैं, इस दोनों टॉपिक के बारे में अध्ययन कराएंगे। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब वाले बच्चे इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये हिंदी शिक्षण का पेडागोजी, हिंदी शिक्षण का विषय का जो है ये सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जिसका नाम होगा आज मातृभाषा और भाषा शिक्षक के कार्य। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर पेज नंबर 4 को आप लोग देखें तो टॉपिक हमारा क्या लिखा हुआ है? मातृभाषा। ठीक है ना। अच्छा, मातृभाषा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, ये होता क्या है। मातृभाषा को हम लोग मदर टंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मदर टंग के नाम से जानते हैं। और मातृभाषा का मतलब सीधा सीधा आप यह समझने का प्रयास कीजिए कि जिस भाषा का विकास माँ के दूध से हुआ रहता है उसे मातृभाषा कहते हैं। या सिंपल शब्दों में ऐसे भी आप कह सकते हो कि समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा, घर के द्वारा जिस भाषा का विकास बच्चों में होता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। भाषा के दो स्वरूप जो है ना बच्चों के भाषा के विकास में देखा गया। सबसे पहले अगर हम मातृभाषा की बात करें तो एक तरफ हम लिखते हैं कौन सा? मातृभाषा, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं कौन सा? मानक भाषा। कौन भाषा? मानक भाषा। अच्छा, इसी मानक भाषा का ही दूसरा नाम है हमारा द्वितीयक भाषा। इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक भाषा। और इसी मातृभाषा का दूसरा नाम हमारा क्या है? प्राथमिक भाषा। इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक भाषा कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि मातृभाषा क्या होता है और मानक भाषा क्या होता है। मातृभाषा का नाम प्राथमिक भाषा और मानक भाषा का नाम द्वितीयक भाषा। तो देखिए, अगर कोई बच्चा मम बोलता है तो ये देखिए मम जो है ये कौन भाषा है? हमारा मातृभाषा है। और इसी मम का मानक भाषा हमारा क्या हो जाएगा? पानी, प कर पा, न में दीर्घिनी। ठीक है ना। और इसी मम का हमारा मानक भाषा जिसको हम लोग कह सकते हैं वाटर, वाटर भी हमारा क्या हो जाएगा? मानक भाषा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, बच्चा को सबसे पहले बच्चा को अगर आप पानी कहना सिखाते हैं तब वो सीखता है, लेकिन मम कहना उसको नहीं सिखाएंगे फिर भी वो मम कहना चालू कर दिया होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि मातृभाषा को बच्चे खुद से सृजित करते हैं, क्रिएट करते हैं, लेकिन मानक भाषा को बच्चा को सिखाया जाता है। अब आपको हम पढ़ाए थे ना भाषा अर्जन के बारे में, भाषा अधिगम के बारे में, तो उसमें हमने आपको बताया था कि 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान बच्चे अपने आप भाषा को सीखेगा, वो अर्जन कहलाएगा। अब 5 साल के बाद जो सीखेगा वो अधिगम कहलाएगा। तो उसमें हम एक चर्चा किए हुए थे कि मातृभाषा का सीखना अर्जन की अधिगम, अर्जन, और मानक भाषा बच्चा कहाँ सीखेगा? अधिगम में। अब हमने अर्जन में ही मातृभाषा को क्यों रखा? क्योंकि अर्जन तो 0 से 5 साल की अवस्था में समाज में होता है, तो समाज में रहकर सबसे पहले बच्चा जिस भाषा को सीख रहा है वही ना हमारा मातृभाषा है। तो सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिए कि बच्चा सबसे पहले मातृभाषा को ही सीखता है, अपने मदर टंग को ही सीखता है, और मदर टंग से तब उसको हम लोग कहाँ पर लेकर के जाएंगे? मानक भाषा की तरफ लेकर जाएंगे। अगर बच्चा किसी शब्द को, किसी परिभाषा को, किसी अवधारणा को अगर अपने भाषा में बोलना चाह रहा है तो उसको बोलने देना चाहिए, लेकिन उसको मानक भाषा में बदलने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमेशा उसको मातृभाषा पर हम नहीं रखेंगे, लेकिन मातृभाषा का सहयोग लेकर के हम उसको मानक भाषा पढ़ाएंगे। अब इस बात पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि मातृभाषा कौन है और मानक भाषा कौन है। मानक भाषा मतलब एक प्रमाणिक भाषा, ऑथेंटिक भाषा। ठीक है ना। मातृभाषा मतलब उसके घर की भाषा, उसके खुद से सृजित किया हुआ भाषा। ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे अगर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में कोई बच्चा जाता है तो घर से डायरेक्ट निकल करके स्कूल में गया रहता है। तो नर्सरी का कोई बच्चा अगर स्कूल में जाएगा तो वो डायरेक्ट ऐसा नहीं कह सकता है कि मैडम हमको पानी चाहिए। ठीक है ना। वो बोलेगा मैडम मॉम चाहिए। बोल सकता है कि नहीं? ये बताइए। क्योंकि घर में पानी का प्रयोग वो किस भाषा में कर रहा है? मॉम भाषा में। तो स्कूल में भी जाएगा तो बोलेगा कि मैडम मॉम चाहिए। अब मॉम चाहिए तो मैडम को मॉम ला करके देना है, और यह बातें कहना है कि बेटा जिसको तुम मम कहते हो उसी को हिंदी में पानी कहते हैं और उसी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं। ठीक है बात। मम अगर कहे तो पानी ला करके दीजिए, और यह बात उसके कानों के पास कहिए कि इसको हिंदी में पानी कहेंगे और इंग्लिश में वाटर कहेंगे। लेकिन पहले दिन बच्चा आपके बात को बिल्कुल नहीं सुना, दूसरा दिन फिर ढीठे बोलेगा मैडम मम चाहिए।
अब फिर बोला मैडम मम चाहिए, तो फिर पानी ले जा करके देना है और यह बात कहना है कि बेटा इसको हिंदी में पानी कहते हैं और इंग्लिश में वाटर कहते हैं। समझ में आ रहा है? फिर नहीं सुनेगा, तीसरा दिन फिर बोलेगा मैडम मम चाहिए, फिर उसके कानों के पास यह बात कहना है कि हिंदी में पानी और इंग्लिश में वाटर। चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, डायरेक्ट दिन ऐसा समय आएगा कि डायरेक्ट बोलेगा मैडम पानी चाहिए। अब जिस दिन वो बोल दिया कि पानी चाहिए, आपका काम हो गया। मतलब आपने क्या काम किया भैया? मातृभाषा से जोड़कर मानक भाषा को आपने सिखाया। अगर बच्चा कहता पहले दिन कि मैडम मम चाहिए, तो उस दिन हम यह कहते कि सुनो मम बोलना नहीं है, पानी बोलो तो पानी देंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं देंगे। अब ऐसे में क्या हो जाएगा? बच्चा प्रेशराइज महसूस करेगा अपने आप को, ये पहले तो ममे बोलते थे, पता नहीं अब ये कौन सा भाषा आ गया है। समझ में आ रहा ना? तो इस तरह से सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से सबसे पहले आपको मातृभाषा के द्वारा अगर बच्चे बोल रहे हैं तो उसको मातृभाषा से जोड़ करके कहां पर लेकर के आना है? मानक भाषा की तरफ लेकर के आना है, क्योंकि मातृभाषा से ही बच्चों में मानक भाषा को सिखाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखिएगा, तो हम आपको समझा रहे थे कि मातृभाषा से जोड़कर क्या सिखाना है? मानक भाषा को सिखाना है। अगर बच्चा को डायरेक्ट कहते कि पानी ही कहो तब पानी देंगे, तो बच्चा अपने आप को प्रेशराइज महसूस करता कि नहीं करता? जबकि एनसीएफ 2005 को पढ़ेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि बच्चा को लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना भार का अधिगम आपको कराना है, बच्चा को बोझ महसूस आपको नहीं कराना है। ठीक है ना? लेकिन अब देखिए कि एक दिन में बच्चा मम से पानी कहना सीखा क्या? नहीं ना। 6 दिन 7 दिन उसको जब यह बात का रिपीट किए है, तब जाकर के वह मम से पानी कहना क्या किया है? सीखा है। अब सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिए। इसके लिए टीचर को चाहिए पेशेंस, जिसको हम लोग कहते हैं धैर्य। अब देखिए, इसीलिए टीचर का गुण होता है कि आपको धैर्यवान होना जरूरी है, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं रहेगा तो इतना दिन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कि जिस बच्चा को रोज कह रहे हैं कि भैया मम को पानी बोलो, तो फिर कह देता है मम। अब इसमें क्या पेशेंस की जरूरत है। और इस तरह का सिचुएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कहाँ पर? प्ले स्कूल में, जहाँ पर 1 से 5वीं क्लास वाला जो स्कूल होगा, नर्सरी LKG UKG जो होगा, वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए वैसे कक्षाओं में या वैसे स्कूल में ज़्यादातर जो है भर्ती महिलाओं का होता है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा है हम लोगों की अपेक्षा। अब देखिए, जब एक महिला को यह बात कहा जाएगा, बच्चा कहेगा कि मैडम मम चाहिए, तो बर्दाश्त कर लेगी और बोलेगी ठीक है बेटा लाते हैं, पानी ला करके यह बात कहेगी कि देखो इसको पानी कहते हैं और इंग्लिश में वाटर कहते हैं। दूसरा दिन भी रिपीट कर देगी, तीसरा दिन भी रिपीट कर देगी। लेकिन पुरुष को अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर मम चाहिए, तो सर जी तो पहला दिन पानी मंगवाएंगे, बोलेंगे देखो इसको हिंदी में पानी कहते हैं और इंग्लिश में वाटर कहते हैं। समझ रहा है ना? तो कहेगा जी सर, समझा कुछ नहीं। कॉल होकर के फिर वह बोलेगा सर मम चाहिए, तो दूसरा दिन तो आपका संवेग थोड़ा सा तीव्र होगा, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालिएगा। बोलेगा कल ने बताए थे हिंदी में पानी इंग्लिश में वाटर, फिर बोल दिया मम। याद रखना, हिंदी में पानी कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं, लेकिन इससे आपका कोई मतलब नहीं। तीसरा दिन फिर बोलेगा सर मम चाहिए। अब तीसरा दिन जो संवेग आपका तीव्र होगा, उसके साथ में आप जो क्रिया प्रतिक्रिया उसके पास में आप कीजिएगा, तो उसके बाद आपका उसका गार्जियन क्या करेगा? आपके ऊपर कंप्लेन करेगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। बच्चा को दंड नहीं देना है, पनिशमेंट नहीं देना, वो भी शारीरिक दंड तो बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है ना? फिजिकल पनिशमेंट तो उसको देना ही नहीं है। वो पहले का जमाना था मुर्गा बन जाओ, अब वो ऐसा नहीं कराना है, क्योंकि आपके ऊपर गार्जियन कंप्लेन कर देंगे। पहले था शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जिसको टीचर सेंटर्ड एजुकेशन कहते थे, लेकिन आज के ज़माने में है बाल केंद्रित शिक्षा, जिसको हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के नाम से जान रहे हैं। तो बच्चा के मन के अनुसार आपको काम करना है। तो बताइए, यहीं पर इसीलिए शिक्षक के गुण में यह बातें कहा गया है कि शिक्षक को धैर्यवान होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर आप पेशेंस को साथ में रखे हैं तभी किसी बच्चा को मातृभाषा से मानक भाषा को आप सिखा पा रहे हैं। अगर पेशेंस आपके पास में नहीं है तो क्या मातृभाषा से बच्चा को मानक भाषा पर सिखा रहे हैं? नहीं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या बच्चा अगर कोई अपना विचार मातृभाषा में दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपका जवाब होगा करना चाहिए। लेकिन एज ए टीचर हमारा एक नैतिक कर्तव्य यह भी बनता है कि अगर बच्चा मातृभाषा में किसी विचार को दे रहा है तो मातृभाषा से जोड़कर उसको मानक भाषा की तरफ लेकर के जाना है। क्योंकि परीक्षा में बाबू अगर मम लिख दिया तो गलती हो जाएगा, इसको 0 नंबर मिलेगा। तो उसका मम जब कह रहा है तो उसको आप स्वीकारिए कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा जवाब एकदम सही है।
लेकिन बउआ एगो बात मानो, जिसको तुम मम कह रहा है ओकरा पानी कहना, उसको वाटर कहना। क्यों? क्योंकि हम मातृभाषा का सहायता लेकर के उसको मानक भाषा सिखाने का प्रयास करेंगे, जिसको हम लोग द्वितीयक भाषा के बारे में जानते हैं। क्लियर बात है। अब देखिए यही बात लिखा हुआ आपके नोट्स में पेज नंबर 4 पर, कहता है भाषा का वह रूप जिसे बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। अब आपको अभी बताया ना कि भाषा का वह रूप जिसे सबसे पहले बच्चा परिवार में रहकर के सीखता है उसे हम क्या कहेंगे? मातृभाषा के नाम से जानेंगे। कहता है यह भाषा बच्चा अपने माता पिता दादा दादी एवं परिवार के द्वारा सीखते हैं। जस्ट अभी आपको यही बात बताया है। उसके बाद देखिए कहता है औपचारिक शिक्षा में मातृभाषा का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से होता है जिसके माध्यम से उच्च क्षेत्र का पढ़ा लिखा समाज विचार विनिमय करता है। सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिए इस लाइन का मतलब क्या है। यह कह रहा है कि सबसे पहले बच्चा में औपचारिक भाषा का विकास नहीं होगा, सबसे पहले बच्चा में अनौपचारिक भाषा का विकास होगा। औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल, अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब ये हुआ कि जिसमें नियम कानून के द्वारा सिखाया जाएगा वो औपचारिक शिक्षा है, और जिसमें कोई नियम कानून नहीं रहेगा वो अनौपचारिक है। तो बच्चा सबसे पहले समाज में रहकर जब सीखता है तो क्या नियम कानून से सीखता है? नहीं ना। हम तो पापा कहना, चाचा कहना, अंकल कहना, आंटी कहना जब चालू कर देते हैं जब हमको मन होता है तब, भोर में, दिन में, रात में, दोपहर में जब मन हुआ। तो उस पर कोई नियम कानून होता है क्या? नहीं। लेकिन हाँ, अगर बच्चा को सबसे पहले अनौपचारिक भाषा को सिखाएंगे ना तभी उसको अनौपचारिक भाषा से जोड़ करके आप औपचारिक की तरफ लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि औपचारिक भाषा जो होता है वो उच्च क्षेत्र का भाषा होता है जिसको हम लोग मानक भाषा के नाम से जानते हैं। लेकिन अनौपचारिक भाषा जो होता है वो हमारे समाज के द्वारा स्वीकृत भाषा होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कहता है मातृभाषा बच्चे के ज्ञान विकास में सहायक होता है। सही बात है। अगर हम मदर टंग की बात करें, आपको बता दिए ना कि मदर टंग क्या है, तो मदर टंग जो है हमारे ज्ञान के विकास में सहायक होता है, बच्चा के ज्ञान के विकास में सहायक होता है। अभी आप सोचिए ना, मम जो है हमारा मातृभाषा था, है ना, और मम से ही ना हम उसको आसानी में पानी और वाटर कहना सीखा है। तो क्या मातृभाषा हमारे इस ज्ञान के विकास में सहायता किया कि नहीं किया? बोली ना। अरे मम जैसे शब्दों से ही बच्चा को हम पानी और वाटर कहना सीखा है, तो क्या मम पानी और वाटर जैसे शब्दों को सिखाने में सहायता प्रदान किया कि नहीं किया? तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि मातृभाषा मानक भाषा को सिखाने में अपना योगदान देता है, सहायता करता है, हेल्प करता है, कह सकते हैं ना। वही लाइन यहाँ पर लिखा हुआ कि मातृभाषा बच्चे के ज्ञान के विकास में सहायक होता है। मतलब नॉलेज के डेवलपमेंट में मदर टंग क्या करता है? अपना हेल्प करता है। क्लियर बात है। आगे नेक्स्ट आइए, कहता है मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का क्या है बताइएगा? सर्वश्रेष्ठ माध्यम। किसी बच्चा के लिए तो सबसे उत्तम माध्यम मातृभाषा है उसको विचार को देने के लिए। अगर कोई बच्चा मातृभाषा और चाहे क्षेत्रीय भाषा की बात करे, एक और बात को समझ लीजिए, अगर बच्चा छोटा है ना तो बच्चा अपने घर परिवेश में जिस भाषा को बोल रहा है ना तो ज़्यादा चांस रहेगा कि उसी भाषा का प्रयोग वो क्लास में भी कर दे। तो एज ए टीचर आपका काम बनता है कि भाई उसको एक्सेप्ट करना है कि चलो कोई बात नहीं, तुम मातृभाषा में बोले हो, तुम अपने घर की भाषा में बोले हो, बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। लेकिन जो मातृभाषा वाला शब्द है उसको मानक भाषा में बदलने का हमको प्रयास करना है। चूंकि बच्चे जिस समाज में रहते हैं उस समाज का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा और उसका भाषा के प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ेगा। अब हम लोग फॉर्मल भाषा में तो कहेंगे लड़का, बॉय माने क्या? लड़का। लेकिन उसका क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा का प्रभाव यह सकता है लड़का को लड़का कह देगा। बोलिए ना। और जैसे हम लोग कहते हैं एगेन, एगेन मतलब क्या होता है? दोबारा, फिर से, है ना। एगेन मतलब क्या हो? दोबारा, फिर से। लेकिन हो सकता है कोई बच्चा फिर को फेरू कहे, सर फेरू से। अब ये जो फेरू है ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। सर अगर यह नहीं सीखेगा तो सर फेरू सिखाएंगे, अगर फेरू नहीं सीखेगा तो सर फेनू से सिखाएंगे, अगर फेनू नहीं सीखता है सर तो फेरू से सिखाएंगे। अब जो उसका फेरू और फेनू है वो हीरा मोती का दो बैल नहीं है, वो फेरू फेनू क्या है? उसके क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। तो क्या हम उसको बोलेंगे तुमको बोलने का ढंग नहीं है, बैठ जाओ? अगर ऐसा कहेंगे तो बच्चा दोबारा अपने उत्तर देने में सक्षम होगा? बाद में दिमाग में उसके बैठ जाएगा कि बाप रे मास्टर साहब हमेशा गलती फंसा देते हैं, छोड़ो, देवे नहीं करेंगे जवाब। समझ रहे ना। तो उसको हम मोटिवेट करेंगे कि बेटा तुम जो बोले हो बिल्कुल राइट है, सही है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है, लेकिन खाली बाबू हमर फेनू को फिर में बदल लेना। बात समझ रहे हैं? क्योंकि फेनू आपके क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है और फिर हमारा औपचारिक भाषा है। तो आपको औपचारिक भाषा पकड़ना होगा ना। परीक्षा में लिखेगा फेनू, गड़बड़ा जाएगा। बात समझ रहे ना। परीक्षा में लड़का को लड़का लिखिएगा, गड़बड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, बोलने में चलेगा। अगर अपना विचार व्यक्त कर रहा है बच्चा, अगर एक टीचर के सामने विचार व्यक्त कर रहा है, मातृभाषा को उसमें मिला दिया, क्षेत्रीय भाषा को उसमें मिला दिया, उसको एक्सेप्ट करना है कि बहुत बढ़िया, बहुत शानदार,
लेकिन हाँ बता देना है कि बउआ एक रायंती बोली जाओ। बात समझ में आ रहा है ना क्या हम कहना चाह रहे हैं? मतलब प्रेशराइज उसको नहीं करना, ये नहीं कहना कि तुम गलत बोले हो, यह कहना कि तुम सही बोले हो लेकिन इसको सुधार लो। बस मम तुम सही बोले हो लेकिन पानी कह लो, एक से बाद में वाटर कह लो, इसके बाद में फेरू तुम सही बोला है लेकिन अगेन कह लो ना, फिर कह लो ना। लड़का तुम सही बोला है लेकिन लड़का कह लो ना, बॉय कह लो ना। बात समझ में आ रही क्या कहना चाहते हैं? मतलब मातृभाषा का हेल्प लेकर के उसको मानक भाषा की तरफ प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है। लेकिन एज ए टीचर आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि बच्चा अगर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में अपने विचार को रख रहा है तो उसको रखने दीजिए, रोकिए मत। बात समझ में आ रहा ना? ये नहीं कि अगर कोई क्षेत्रीय भाषा देहाती भाषा में बोलना चालू किया तो इसको ऐसा नहीं कहना कि बैठो, बोलने का ढंग नहीं, खड़ा हो गया, तो दोबारा वो खड़ा होगा। बात को समझिए, दोबारा खड़ा होगा। दूसरा दिन अगर उसको कोई उत्तर याद भी रहेगा तो वो खड़ा नहीं होगा, उसके दिमाग में बढ़ जाएगा कि ना उसे अच्छा है बैठ ले, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि मातृभाषा बच्चे, मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण का क्या है बताइएगा? सर्वश्रेष्ठ माध्यम। हाँ, मातृभाषा के द्वारा हम बड़ी आसान भाषा में आसानी से हम बच्चा को सिखा सकते हैं, है ना। अब जो भाषा बच्चा घर में बोल रहा था उसी को जोड़ करके अगर हम यहाँ पर सिखा दें तो उसके लिए बड़ा आसान ना हो जाएगा? समझ रहे ना? उसके बाद देखिए क्या कहता है, मातृभाषा में ही बच्चों के मस्तिष्क में सबसे पहले क्रियाशीलता होता है। अगर बच्चा जन्म लेता है और सबसे पहले जिस भाषा का क्रियाशीलता उसके दिमाग में उत्पन्न होता है वो हमारा मातृभाषा ही। मानक भाषा सबसे पहले उसके दिमाग में क्रियाशीलता उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर के अभी तो उदाहरण बता रहे हैं कि माँ के दूध से जिस भाषा का विकास बच्चों में होगा उसे मातृभाषा के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले भाषा की क्रियाशीलता किसी बच्चों में उत्पन्न होता है तो वो किस भाषा का? मातृभाषा का। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है ना। मातृभाषा में ही बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं? मस्तिष्क में सबसे पहले क्रियाशीलता होता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बउआ, प्राथमिक स्तर का मतलब कौन क्लास? 1 से 5 क्लास। 1 से 5 क्लास के स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम है, जो आपका एजुकेशन का मीडियम होना चाहिए वो आपका मातृभाषा ही होना चाहिए। 1 से 5वीं तक के क्लास के बच्चा को उसके घर के भाषा में सिखाइए, उसके क्षेत्र के भाषा में सिखाइए, उसके अनौपचारिक भाषा, जो भाषा को वो बोल रहा है उसी भाषा में आप उसको सिखाने का प्रयास कराइए। किस क्लास के स्तर पर? 1 से 5 लेवल पर। याद रहेगा ना? उसके बाद देखिएगा, अब दूसरा टॉपिक आता है भाषा शिक्षक के कार्य। अगर आप एक लैंग्वेज का टीचर हैं तो एक लैंग्वेज के टीचर होने के नाते आपका क्या क्या काम है इस पर हम लोग विचार कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले भाषा शिक्षक के कार्य के बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा। टॉपिक हम आपके सामने डाल रहे हैं, भाषा शिक्षक का कार्य। लैंग्वेज टीचर का क्या क्या वर्क होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। भाषा शिक्षक का कार्य। अब यहां पर क्या हुआ? लैंग्वेज टीचर का क्या क्या वर्क होता है। मान लीजिए कि आप हिंदी के शिक्षक हैं तो एक हिंदी के शिक्षक होने के नाते आपका क्या क्या काम होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के शिक्षक हैं तो इंग्लिश के शिक्षक होने के नाते आपका क्या क्या काम होना चाहिए। अगर आप एक संस्कृत के शिक्षक हैं तो संस्कृत के शिक्षक होने के नाते आपका क्या क्या काम होना चाहिए। सवाल यही है। तो पहला काम यह होना चाहिए कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो कह रहा है कि अगर आप एक लैंग्वेज का टीचर है तो सबसे पहला बात तो आपको यह ध्यान में रखना है कि खुद आपको बोलने का ढंग होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका भाषा कुशल नहीं होगा तब तक बच्चा का भी भाषा कुशल नहीं हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि आपके भाषा से ही बच्चों में भाषा सीखने का वातावरण क्लास में बनेगा, ठीक है ना। अगर क्लास में भाषा सीखने का वातावरण बनाना है तो एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि टीचर को उस भाषा को बोलने का ढंग है कि नहीं, क्योंकि आपका ही भाषा क्लास में आदर्श रूप प्रस्तुत करेगा। हम जैसे बोलेंगे हमको या टीचर को बच्चे क्या मानते हैं? आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। आप देखिएगा, बच्चा अगर चोरी करता है तो लोग ये नहीं कहता है कि हाँ इसका बाप मातारी का व्यवहार कैसा है, कैसा संस्कार दिया है। लेकिन एक टीचर जो पूर्व में चोर हुआ करता था, अब वह शिक्षा मित्र के तहत में मुखिया जी उसके चाचा थे, बहाली हो गया कहाँ पर? सरकारी विद्यालय में। पूर्व में वो क्या था? चोर था गांव का, लेकिन अब वो सरकारी विद्यालय में शिक्षक है। अब वो बच्चों को क्या करता है? शिक्षा भी देता है।
अब उसके पास जो एक बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 4 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से एक बच्चा फिर से चोरी में पकड़ा गया। कोई नहीं कहेगा कि इसका बाप मातारी कैसा है, इसके माता पिता कैसा है, कहेगा जब मास्टरे वैसा था तब बच्चा कैसा होगा, कहेगा ना। आप सोचिए, समझिए इस बात को। ऐसा क्यों कहता है लोग आपको? ऐसा इसलिए लोग आपको कहता है क्योंकि लोग भी आपसे एक्सपेक्टेशन करता है कि भैया मास्टर जैसा होगा वैसा ही क्या होगा बताइएगा, उनके बच्चे होंगे। क्योंकि मास्टर के आचार व्यवहार बिहेवियर पर्सनालिटी का प्रभाव किसी बच्चा के ऊपर पड़ता है। क्लियर बात है? अब यहां पर भी हमको समझना है कि भैया आप एक लैंग्वेज का टीचर हो, अगर हिंदी के शिक्षक हो, इंग्लिश के शिक्षक हो, संस्कृत का शिक्षक हो, तो सबसे पहले आपको बोलने का तजुर्बा और ढंग होना चाहिए। क्योंकि आप जैसे बोलेंगे उसी तरह का माहौल आपके क्लास में बनेगा, क्योंकि आपको बच्चे आदर्श मानते हैं और आप जैसे बोलेंगे उसी तरह का भाषा विकास बच्चों में होगा। बोले क्लियर? समझ मारिए। दूसरा कार्य, ये क्या हो गया? पहला काम हो गया। दूसरा कार्य देखिए क्या कहता है, शिक्षक को भाषण बोलते समय समान बोलचाल का भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम किसी लेक्चर को दे रहे हैं, जब भी हम किसी अवधारणा को पढ़ा रहे हैं, तो हमको एक जनरल लैंग्वेज का यूज करना है। जैसे हम आप लोग को पढ़ाते हैं तो देखते हैं अलग अलग शब्दों से जोड़कर पढ़ाते हैं, व्यवहार से जोड़कर, घरेलू भाषा से जोड़कर पढ़ाते हैं ना, तो ये चीजें आपको जल्दी समझ में आता होगा। लेकिन केवल अगर मनोवैज्ञानिक भाषा के द्वारा हम आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करते तो वो जल्दी आपको समझ में आता नहीं आता। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो बच्चों के साथ में भी तो ये प्रॉब्लम होगा। तो सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिए कि एज ए टीचर आपका दूसरा काम यह है कि जब भी किसी शब्द पर, जब भी किसी अवधारणा पर, किसी टॉपिक पर आप अपना भाषण दे रहे हो, आप अपना विचार दे रहे हो, तो सामान्य बोलचाल का यूज कीजिए। शिक्षा का ये काम थोड़े कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, बड़का बड़का बोर्ड दिखा करके आपके पास कितना बच्चा आ सकता है बताइए। अब बोर्ड पर लिख लीजिए कि हाँ बीएड है, एमएड है, डीएलएड है, फलना पास चिलना पास, दिस डट, दुनिया भर का चीज। तो बोर्ड दे करके 5 दिन बच्चे आएंगे, छठा पढ़ाने का ढंग नहीं आपको, और लिख दिए 10 years एक्सपीरियंस। तो 10 साल के एक्सपीरियंस होने से मतलब नहीं ना सर, आपके पास डिग्री होने से मतलब नहीं ना सर। मतलब इससे है कि आप में जितना ज्ञान है वो स्थानांतरण करने की शक्ति आप में है कि नहीं। मतलब बच्चा को आप सही वे में, जितना आपके पास में नॉलेज है, क्या आप बच्चा को ट्रांसफर कर पा रहे हैं? अगर सरल वे में ट्रांसफर कर पा रहे हैं तो सही है, अगर सरल वे में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है बताइएगा, तब आप शिक्षक एक गुड टीचर नहीं। सीधी सी बात समझ। चलिए उसके बाद में देखिए भाषा शिक्षा के कार्य में हम आपको तीसरा कार्य हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, तो शिक्षक को भाषण बोलते समय समान बोलचाल के भाषा का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में कहता है भाषा शिक्षकों को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन करके हम इसके बारे में बता रहे हैं कि क्या मामला है। यहाँ पर मामला यह है, कहता कि अगर आप एक लैंग्वेज का टीचर हैं तो आपका यह भी काम बनता है कि बच्चा को क्लास में तो भाषा सिखाइए ही सिखाइए, लेकिन एक ऐसा वातावरण आपको क्रिएट करना है कि बच्चे क्लास के बाहर भी भाषा सीखने के लिए हमेशा मोटिवेट रहे, प्रोत्साहित रहे। अब सवाल यह है कि सर ये कैसे होगा, बच्चा को क्लास के बाहर हम भाषा कैसे सिखाएंगे? तो आपने एक शब्द का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो हम आपको सुना रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रिंट समृद्ध वातावरण। क्या कहते हैं? प्रिंट समृद्ध वातावरण। और प्रिंट समृद्ध वातावरण का मतलब सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रिंट समृद्ध वातावरण को हम लोग कहते हैं कि जहां पर बच्चों के लिए रंगाई पुताई कार्यक्रम के द्वारा प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाया जाता है। जैसे अगर एक प्ले स्कूल में आप लोग गए होंगे तो प्ले स्कूल में आपने देखा होगा, एक चीज को नोटिस किया होगा। क्या नोटिस किए होंगे? तो आपने देखा होगा कि 1 से 5वीं क्लास वाला स्कूल में जाइए, प्ले स्कूल में, तो वहां पर लिखा रहता है क से कलम, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, और दीवार पर यह बात लिखा हुआ रहेगा, उसका फिगर भी बनाया हुआ रहता है। क ख ग घ पूरा दीवार पर लिखा हुआ रहता है, अ आ ई पूरा दीवार पर लिखा हुआ रहता है ना। उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंट समृद्ध वातावरण। तो अगर आप हिंदी का टीचर हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि क्लास में इस तरह का, स्कूल में इस तरह का माहौल आप बच्चा को प्रदान कीजिए। मतलब आपको क्लास में तो भाषा सिखाना ही सिखाना है, बट एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि बच्चे अगर क्लास में न भी रहे तो स्कूल में घूम घूम कर सीखने को प्रोत्साहित हो। अब क से कलम, ख से खरगोश जितना बार ना दीवार पर दिखेगा उसके दिमाग में सेटे हो जाएगा क से कलम। बात समझ में आ रहा? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा शिक्षकों को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है। क्लियर बात है?
उसके बाद देखिए क्या कहता है, भाषा शिक्षक को बच्चों के भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से क्या करना चाहिए, परिचय करना चाहिए। कल हम आपको बताए थे आम के बारे में, मैंगो के बारे में, आमनम के बारे में बोले थे ना। जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अलग अलग भाषा से परिचय करवाइएगा उतना ही ज्यादा अलग अलग कुशलता का विकास बच्चों में होगा। अगर एक ही भाषा को सिखाने पर आप केंद्रित रहिएगा तो निश्चित रूप से बच्चे में उतना ज्यादा भाषा का विकास नहीं होगा। अगर हम बच्चा को केवल आम कहना अगर सिखाए तो खाली आमे को ना समझेगा, लेकिन किसी बच्चा को हम आम कहने के साथ साथ में मैंगो कहना और आमरम कहना सिखाए, मतलब हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश और संस्कृत भाषा के बारे में भी हम बच्चा को अगर परिचय करवा रहे हैं तो क्या बताइए, वो हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश और संस्कृत भाषा को सीखने का वो प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। इस साथ पानी आना बंद हो गया क्या? ऊपर कर दीजिए ना, थोड़ा सा हवा आएगा, ठीक है, ठंडा ठंडा, ठीक है ना। अब ये देखिए जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, तो इसमें ये सब इसलिए बोला है क्योंकि भैया हम हैं ऑफलाइन क्लास में, ठीक है ना। ये पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन क्लास में, इसीलिए इस समय ये सब चलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में कहता है कि भाषा शिक्षा को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और अलग अलग स्वरूप से आपको क्या कराना है, बच्चा को परिचय भी कराना है, इंट्रोड्यूस कराना है। कभी हिंदी सिखाइए, हिंदी के संबंध में उसको इंग्लिश की जानकारी, संस्कृत की, मतलब अलग अलग भाषा से बच्चा को परिचय करवाइएगा तो निश्चित रूप से उसका भाषा का विकास होगा। उसके बाद में कहता है भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण। इसको अंडरलाइन कीजिए, समग्रतावादी दृष्टिकोण को अंडरलाइन कीजिएगा। ये क्या होता है इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बउआ, अगर हम कहें समग्रतावादी दृष्टिकोण, समग्रतावादी दृष्टिकोण, तो समग्रतावादी का मतलब होता है सबको एक साथ लेकर के चलना। क्या होता है? सबको एक साथ लेकर के चलना, एक साथ लेकर चलना, ठीक है। अब सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिए। सबको एक साथ लेकर के चलना का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि आपके क्लास में तो हर तरह के बच्चे आते हैं। कल ही हम आपको कंसेप्ट दिए थे इंडिविजुअल डिफरेंस का, याद है? जिसको हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जानते, याद है? तो हमने बोला था कि बुद्धि के आधार पर कितना प्रकार का बालक, पहला कौन? प्रतिभाशाली, दूसरा कौन? समान, तीसरा कौन? पिछड़ा बालक। और इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हमने दिया था कि दुनिया में दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई पढ़ने में ठीक नहीं है, बोले थे ना। तो जब दुनिया में व्यक्तिगत विभिन्नता है, दो बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता है, तो आपके क्लास में भी तो दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना। अब उसमें कोई बच्चा तेज भी बैठा होगा और कोई बच्चा जरूरत से ज्यादा कमजोर भी होगा, कोई समान बच्चे भी होंगे, हर तरह के बच्चे होंगे। तो समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाने से आपको फायदा क्या है कि सब तरह के बच्चों का कल्याण हो जाएगा उसमें। और इसी के संदर्भ में हमने आपको बताया था बाबू समावेशी शिक्षा, बताए थे ना, दिस इज इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके बारे में बताए थे कि प्राचीन युग में जो शिक्षा व्यवस्था हुआ करता था वो था हमारा एकीकृत शिक्षा व्यवस्था। एकीकृत शिक्षा व्यवस्था में केवल एक पर केंद्रित वह शिक्षा व्यवस्था था जिसमें समान और विशिष्ट बच्चे तो बैठते थे। अब विशिष्ट के बारे में भी हमने चर्चा किया था, जो जरूरत से ज्यादा तेज है वो भी विशिष्ट है और जरूरत से ज्यादा कमजोर है वो भी, जिसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है उसे हम विशिष्ट बालक के नाम से जानेंगे। तो एकीकृत शिक्षा व्यवस्था में क्या होता था कि समान और विशिष्ट बालक को बैठाया जाता था साथ में, लेकिन केंद्रित व सेंटर्ड किस पर होता था एजुकेशन, केवल एक पर। लेकिन समावेशी शिक्षा उसके बाद में जब आया तो सब तरह के बच्चों का कल्याण को उसमें देखा गया कि नहीं। उसमें कहा गया कि समान बच्चे, पिछड़ा बालक, समान बालक, प्रतिभाशाली बालक, जितना बच्चा है सब बैठेगा उसमें और सब के कल्याण पर इस पर बात किया जाएगा, मतलब ध्यान सब पर समान देना है। ये बात बोले थे ना। तो यहाँ पर वही बातें कहा जा रहा है कि समग्रतावादी दृष्टिकोण से फायदा क्या होगा कि सबको एक साथ लेकर के आप चलिएगा, क्योंकि आपके क्लास में आपको पता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता है, सबका सीखने की गति अलग अलग है, सबका सीखने का स्पीड अलग अलग है, सबका दिमाग अलग अलग है, सबका बुद्धि अलग अलग है, क्योंकि ये व्यक्तिगत विभिन्नता भी है और आप कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का एक उद्देश्य पूर्ति भी है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक होने के नाते सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आपको क्या करना है, समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाना है, सबको एक साथ लेकर के चलने का प्रयास करना है। बात समझ में आ रही है? तो सबको एक साथ लेकर के आपको चलना है। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। किसी के पास में निखिल सर का नंबर है क्या? थोड़ा सा फोन लगा दीजिएगा, अगर किसी का, मेरा मोबाइल ये है, ठीक है।
अब देखिएगा किसी के पास नंबर है नहीं तो इस पर फोन लगा दो थोड़ा, वो दोनों में से किसी नंबर पर लगा दो, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समग्रतावादी दृष्टिकोण। अब यही बात लिखा हुआ कि भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या बताएगा, समग्रतावादी दृष्टिकोण, जिसको हम लोग कहेंगे सबको एक साथ लेकर के चलना। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास में क्या, दूसरा टॉपिक। अब देखिए पेज नंबर 1 2 3 4 क्लियर हो गया। पेज नंबर 1 2 3 4 क्लियर हुआ, जिसको हम एक बार रिवीजन कराते हैं तब हम अगला चैप्टर पर बढ़ेंगे। तब पेज नंबर 1 में और 2 में 3 में और 4 में क्या क्या पढ़ा है हम। तो अब देखिएगा हम आपको पेज नंबर 1 में हमने आपको क्या पढ़ा है। पेज नंबर 1 में हमने आपको यह पढ़ाया है कि भाषा किसे कहते हैं, यही ना पढ़ा है। तो सीधा सीधा समझ, जो लोग एब्सेंट भी होंगे ना उसको घबराने की जरूरत नहीं, सब मैनेज हम कर रहे हैं। भाषा किसे कहते हैं, तो अपने मन के विचार को व्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा किस धातु से बना है, भाष धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना, बताए थे। चलिए, भाषा संप्रेषण का माध्यम है कि नहीं है, है। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन में फीडबैक कितना प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। पहला कौन, लिखित, दूसरा कौन, मौखिक, तीसरा कौन, सांकेतिक। अगर किसी भी एक प्रकार से फीडबैक मिलता है तो संप्रेषण की क्रिया को सार्थक माना जाएगा, माना जाएगा। अगर किसी भी एक प्रकार से फीडबैक नहीं मिलता है तब संप्रेषण की क्रिया को हम सार्थक नहीं माने। क्लियर था। उसके बाद भाषा के प्रकार के बारे में हमने चर्चा किया था। तो भाषा का औपचारिक रूप से कितना प्रकार, 2। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, ठीक है ना। तो लिखकर अपने विचार को व्यक्त करना कौन भाषा कहलाएगा, लिखित भाषा। आप बोलकर अपने विचार को व्यक्त करना कौन भाषा कहलाएगा, मौखिक भाषा। क्लियर बात है। अच्छा, उसके बाद सांकेतिक भाषा का भी चर्चा किए थे। तो औपचारिक रूप से सांकेतिक भाषा का प्रकार नहीं है, लेकिन बच्चे अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग करता है, सांकेतिक। शारीरिक आवश्यकता बच्चा में कितना होता है, 3। कौन कौन, भूख, प्यास, नींद। क्लियर बात है। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ाया था लिपि के बारे में। तो अगर जिस भाषा को हम बोलते हैं आप उस भाषा को सुनते हो, उसको लिखित रूप में रिटेन वे में प्रस्तुत करने के लिए जिस संकेत या चिन्ह की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अर्थात प्रत्येक भाषा का अपना अपना क्या होता है, लिपि होता है। लिपि अगर है तभी हम किसी भाषा को लिखित रूप में प्रकट कर पाते हैं। क्लियर बात है। उसके बाद हमने पढ़ाया था भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि भाषा अर्जन किसे कहेंगे और भाषा अधिगम किसे कहेंगे। तो सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने कहा था 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान बच्चे समाज में रहकर जिस भाषा को सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अर्जन कहते हैं। 5 साल के बाद अगर सामाजिक परिवेश में नहीं, मतलब विद्यालय परिवेश में जाकर बच्चा भाषा सीखेगा उसे हम अधिगम कहते हैं। याद है ना। और इसमें हमने आपको बताया हुआ था ये भी बात कि भैया सुनो, अगर अपने आप से बच्चा भाषा सीखता है उसे हम अर्जन कहेंगे, और विद्यालय परिवेश में जाकर भाषा सीखता है उसे हम अधिगम कहेंगे। ठीक है ना। मतलब इसमें भाषा सिखाया जाएगा, किसमें, अधिगम में, और इसमें अपने आप सीखेगा। इसमें समाज में सीखेगा और इसमें विद्यालय में सीखेगा। क्लियर बात है। हम बताए थे इसमें अनौपचारिक रूप से भाषा को सीखेगा और इसमें औपचारिक रूप से भाषा को सीखेगा। इसमें बच्चा मातृभाषा को सीखेगा और इसमें मानक भाषा को सीखेगा। इसमें अनुकरण के द्वारा बच्चे भाषा को सीखेगा, इसमें प्रयास और अभ्यास के द्वारा सीखेगा। इसमें सरल और सहज तरीके से सीख सकता है, लेकिन यह क्या है, प्रयासपूर्ण है। इसमें जब तक प्रयास नहीं करेगा तब तक वह नहीं सीखेगा। सुनने बोलने का विकास किसमें होगा, अर्जन में। सुनने बोलने के साथ साथ में लिखने का विकास किसमें होगा, अधिगम। क्लियर बात है। इतना ही ना था अर्जन अधिगम के बारे में। मतलब अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें बाबू, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस किसका था, तो सामाजिक पृष्ठभूमि और विद्यालय पृष्ठभूमि। मतलब एक था समाज में सीखने वाला और एक था विद्यालय में सीखने वाला। एक था अपने आप सीखने वाला और दूसरा था अपने आप नहीं बल्कि सिखाया जाने वाला किसी और से। क्लियर बात है। इस पर चर्चा भी हो चुका था। उसके बाद हमने बताया था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। याद होगा आप लोगों को, रिवीजन करा रहे हैं। भाषा कैसी संपत्ति है, बोलिए, अर्जित संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति है क्या, नहीं। वो आपके पिताजी का दिया हुआ संपत्ति है क्या, दादाजी का दिया हुआ संपत्ति है क्या, नहीं। तो भाषा को पैतृक संपत्ति मानेंगे कि अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति, क्योंकि खुद आप उसको क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, अर्जन करते हैं।
उसके बाद में देखिए भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो किस नियम के थ्रू चलता है? LSRW। एल फॉर बोलिए लिसनिंग, एस फॉर स्पीकिंग, आर फॉर रीडिंग और W फॉर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बोले थे। चारों एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है कि नहीं होता है? LSRW चारों में इंटर रिलेशनशिप होता है कि नहीं होता है? सबका बेस किसको माना जाता है? अगर यह कमजोर होगा तो यह कमजोर होगा कि नहीं? यह कमजोर होगा तो यह कमजोर होगा कि नहीं? अगर ये तीनों कमजोर होगा तो यह कमजोर होगा कि नहीं? मतलब चारों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? क्लियर बात है। अच्छा, भाषा एक सामाजिक वस्तु है, बताए थे। तो जैसा समाज में आप रखिएगा बच्चा को, उसी तरह का भाषा विकास बच्चों में होगा। जैसा इन्वायरमेंट बच्चा को दीजिएगा उसी तरह का भाषा विकास बच्चों में होगा। इसीलिए भाषा कैसी वस्तु है? सामाजिक वस्तु है। क्लियर बात है। अच्छा, उसके बाद हम बताए थे कि भाषा जो है विकास, भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से होता है, कॉपी करने के माध्यम से होता है, बताए थे ना। जैसा भाषा आप बोलिएगा उसी तरह का भाषा बच्चे क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। और कॉपी करना ही हमारा क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है, या उसको नकल करने के नाम से जानेंगे। बच्चों में 90% भाषा का विकास किसके द्वारा होता है? अनुकरण के माध्यम से, नकल करने के माध्यम से होता है। इसीलिए जैसा परिवार में आप भाषा बोलिएगा उसी तरह का बच्चा आपके भाषा को क्या करता है? अनुकरण करता है और नकल करता है। क्लियर बात है। उसके बाद बताए थे कि भाषा निरंतर परिवर्तनशील होता है। कभी कभी हिंदी को इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश को हिंदी समझते हैं, याद है ना? जिसमें हमने बताया था मोबाइल, क्रिकेट, ब्यूटी पार्लर का उदाहरण, याद है। अच्छा, उसके बाद में हम आपको बताए थे प्रत्येक भाषा का अपना एक भौगोलिक सीमा होता है, बताए थे ना। और भौगोलिक सीमा में हमने आपको बताया था कि भाषा अगर कहीं से स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर वह खत्म भी हुआ है। ABCD कहीं से स्टार्ट हुआ था, जेड पर जाकर खत्म हुआ कि नहीं? क स्टार्ट हुआ तो यरला पर जाकर खत्म हुआ कि नहीं? तो हम यह नहीं कह सकते कि भाषा अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। भाषा कहीं से स्टार्ट हुआ है तो भाषा कहीं पर जाकर खत्म भी हुआ, इसलिए भाषा अनंत नहीं है। भाषा का अपना एक क्या है? दायरा है। कहीं से स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर खत्म भी हुआ। बोले क्लियर? बोले ना। अच्छा, उसके बाद हम आपको बताए थे, उसके बाद हमने आपको बताया था कि भाषा संप्रेषण का माध्यम होता है। भाषा ध्वनि, शब्द, व्याख्या आदि का क्या है? समूह है, चर्चा किए थे। अच्छा, उसके बाद बताते भाषा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनता है। जैसा समाज मिलेगा, जैसा कल्चर मिलेगा उसी तरह का भाषा विकास बच्चों में होगा। बोले ना। अच्छा, उसके बाद बताते हैं संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होता है, बताए थे। एक तरफ एकल परिवार बनाए थे, एक तरफ संयुक्त परिवार बनाए थे, जिसमें बताया था कि एकल परिवार में बच्चा को बोलने, कहने, सुनने का अवसर ज़्यादा नहीं मिलता है, इसका मतलब उसमें भाषा का विकास उसका नहीं होगा। जबकि ज्वाइंट फैमिली में बच्चा को बोलने, कहने, सुनने का अवसर मिलता है, इसलिए उसका भाषा विकास उस परिवार में होगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होता है, जबकि एकल परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा नहीं होगा। बोलिए क्लियर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एकल परिवार में बोलने का अवसर उसको नहीं मिलेगा। जबकि हिंदी शिक्षण का यह कहना है कि जब तक बच्चा को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा तब तक उसमें भाषा का विकास भी नहीं होगा। बोलिए क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? ठीक है ना? एकदम देखिए, ऐसा बना लेना अपने आप को एकदम बारूद की तरह। मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, एकदम आप अपने आप को गरजता हुआ शेर समझिए हमेशा। जब आपके पास में क्वेश्चन है तो एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि सुनो, अनुकरण के द्वारा बच्चे भाषा सीखते हैं तो सीखते हैं, और 0 से 5 साल में अर्जन होगा तो होगा, हम जानते हैं इस बात को। इस तरह से अपने व्यवहार को ढालिए। ये नहीं कि हाँ थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा नहीं जानते हैं, कन्फ्यूजन वाला बात नहीं, एकदम क्लियर रहिए 100%। इसीलिए हम हमेशा चीज़ों को रिवाइज कराते हैं, रिवीजन कराते हैं। आप देखे होंगे मेरे क्लास में 2-3 दिन से ये बैच स्टार्ट हुआ है, आप देखे होंगे जब भी हम आते हैं तो पीछे वाला चीज़ को रिवीजन कराते हैं। जब भी हम आते हैं, इसको बोलते हैं अभ्यास का सिद्धांत। हिंदी शिक्षण में इसके बारे में चर्चा किया गया है कि बच्चा को पिछली कक्षाओं में पढ़ाए गए प्रश्नों या उसके अवधारणाओं को अगले क्लास में रिवीजन कराना चाहिए, ताकि वो याद हो जाता है उसे, और आपको याद करने की जरूरत भी महसूस नहीं होगा। ठीक है ना? उसके बाद बताए थे भाषा, हाँ, भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का क्या है? उत्तम साधन है। अगर हमारे पास भाषा नहीं रहेगा तो किसी से हम जुड़ नहीं पाएंगे, किसी को फील नहीं कर पाएंगे, इमोशन को फील नहीं कर पाएंगे। ट्रेन वाला, बस वाला उदाहरण बताए थे ना, 4 आदमी की जगह पर 5 आदमी कैसे बैठना है वो भाषा के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप बोल रहे हैं। अगर बोलिए घसकिए बैठना है तो कोई नहीं घसकेगा। अगर बोलिएगा भाई साहब थोड़ा सा एडजस्ट करना है, थोड़ा सा घसकिएगा तो बैठ जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? तो ये आपके भाषा के ऊपर डिपेंड करता है। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या है? उच्चारण की स्पष्टता। कल चर्चा किए थे ना, जितना ज़्यादा जो बच्चा उच्चारण शुद्ध करेगा समझेंगे उसमें भाषा का विकास हुआ है, जो शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा उसमें भाषा का विकास नहीं हुआ। बोले क्लियर? अच्छा, उसके बाद बताते भाषा जीवन के प्रत्येक स्थिति की संपत्ति है।
जीवन के हर एक स्थिति में भाषा आपको काम देता है कि नहीं देता? देता है। उसके बाद बताए थे कि भाषा की कक्षा में महत्वपूर्ण है, भाषा के प्रश्न भूमि पर किसी को पीछे नहीं छोड़ना। आपके क्लास में हर तरह के बच्चे आते हैं तो आपको क्या करना है? सबको एक साथ लेकर चलना है कि पीछे छोड़ देना है? सबको एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का, जिसको इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, समावेशी शिक्षा का, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इन दोनों सिद्धांतों को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ये बात जरूर आता है कि सबको एक साथ लेकर ही चलना चाहिए, एक शिक्षक का नैतिक कर्तव्य यही है। बोले क्लियर? अच्छा, उसके बाद बताए थे भाषा के अलग अलग प्रयोग से बच्चा में अलग अलग कुशलता का विकास होगा। मतलब जितना ज़्यादा अलग अलग भाषा का प्रयोग आप बच्चा को कराइएगा उतना ही ज़्यादा अलग अलग कुशलताओं का विकास बच्चों में होगा। अच्छा, भाषा सीखने में त्रुटि जो है क्या? सीखने की जननी है, बताए थे ना, सीखने की सीढ़ियाँ है, सीखने का पायदान है। बच्चा गलती नहीं करेगा तो बात बताइए सीख पाएगा बच्चा? तो सीखना में त्रुटि जब करता है बच्चा तो वो क्या है? उसके सीखने का क्या है? हिस्सा है, वो सीखने की जननी है। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद में बताए थे मातृभाषा के बारे में, याद है? मातृभाषा के बारे में आज ही हम आपको पढ़ाएं। माँ के दूध से जिस भाषा का विकास बच्चों में होता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। ठीक है ना? पहले बच्चा मातृभाषा को सीखे कि मानक भाषा को? मातृभाषा को प्राथमिक भाषा कहते हैं, मानक भाषा को द्वितीयक भाषा कहते हैं। मम कौन भाषा है? मातृ। पानी कौन भाषा है? अगर बच्चा मातृभाषा में बोल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है? मातृभाषा को एक्सेप्ट करके मानक भाषा पर ले जाना है, जैसे मम से पानी पर ले जाने वाला बात हम आपको बताएं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद बताए थे हम आपको क्या कि मातृभाषा से बच्चों में ज्ञान का विकास कराया जा सकता है, मातृभाषा से बच्चों को आसानी भाषा में ज्ञान सिखाया जा सकता है। और जब भी आप एक शिक्षक होने के नाते आपका यह काम बनता है कि प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा किस भाषा का प्रयोग करना है? मातृभाषा का प्रयोग करना है, ताकि घर के भाषा से बच्चा जल्दी सीखेगा। ऐसा कोई भी पॉइंट है जिसमें आपको लगता है कि बहुत टफ है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कोई भी पॉइंट बताइए? नहीं ना? उसके बाद में आता है भाषा शिक्षा के कार्य। अभी बताया है लैंग्वेज टीचर का क्या क्या काम होता है। पहला काम ये होता है कि अपना भाषा की कुशलता आप में होना चाहिए, क्योंकि आपके भाषा के द्वारा ही बच्चे भाषा को सीखते हैं। आप अगर लैंग्वेज का टीचर है तो सबसे पहले बोलने का ढंग आपको होना चाहिए, पहला पॉइंट ये है। दूसरा आपको पता है कि बोलते समय हमेशा सामान्य बोलचाल का यूज करना है, जनरल लैंग्वेज का यूज करना है, ताकि आगे बात को बच्चा समझ पाए। ठीक है ना? तीसरा हम आपको बताया क्या? भाषा शिक्षकों को कक्षा और कक्षा से बाहर क्या करना चाहिए? भाषा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सीखने के लिए। तो उसके लिए क्या बताया? प्रिंट समृद्ध वातावरण, क से कलम, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग से कुछ होना। समझ रहे ना? अब ये वाला प्रिंट समृद्ध वातावरण कहाँ आपको बनाना है? स्कूल में बनाना है, ताकि बच्चे देख देख कर उस चीज को सीख सके। क्लियर बात है? उसके बाद बताया है भाषा शिक्षक को अलग अलग भाषा के रूप से क्या करना चाहिए? परिचय करना चाहिए। और भाषा शिक्षण में अनिवार्य है क्या? समग्रतावादी दृष्टिकोण, जिसमें हम आपको बताया सबको एक साथ लेकर के चलना। अभी जो पिछले 3 दिन में पढ़ा है ना, वो अभी आपको 10 मिनट में पूरा रिवाइज कर दिए। ठीक है ना? यही चीजें हम 3 दिन से पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो जो नए भी स्टूडेंट होंगे, जो आज आए होंगे, जो कल आए, उनको भी रिवीजन हो गया, छूटने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब ये जो लेक्चर है ना, यूट्यूब पर भी हम डाल देंगे। ठीक है ना?